सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टुडे, है ना। आप लोग थोड़ा रिवीजन बढ़ाइए अपना अच्छे तरीके से। देखिए, बिना रिवीजन कुछ नहीं हो सकता। सो द टॉपिक ऑफ द डे इज व्हाट? सेक्शन 33। दिस इज सेक्शन 33, एक्सपल्जन ऑफ ए पार्टनर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्लिम्स। हम लोग 32 कल डिटेल में बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 33 की। दिस इज सेक्शन 33 एंड इट इज डीलिंग विद व्हाट? इट इज डीलिंग विद व्हाट? एक्सपल्जन ऑफ ए पार्टनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन करने हैं इसमें अच्छे तरीके से। गो टू द बोर्ड। दिस इज P for prelims first. Which section deals with what? Expulsion of a partner. ये पहला क्वेश्चन आपका होगा। This is this is what? Which section deals with the expulsion of a partner? Now please go to this. A partner may not be expelled. Please see this, may not be expelled from a firm by any majority of the partners. Please note down what is the mandate, that a partner may not be expelled from the firm by any majority of the partners, save in exercise of the powers conferred by a contract, and that too in good faith. तो ये है आपकी 33 क्लॉज 1 की लैंग्वेज। एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड ईच। पहली बात क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द जनरल रूल दैट ए पार्टनर मे नॉट बी एक्सपेल्ड बाय एनी मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। इसको बंद करता हूं, समझे कि एक्सपेल्शन खो ही नहीं सकता। यू कैन नॉट एक्सपेल एनी पार्टनर। आप किसी पार्टनर को निकाल नहीं सकते हैं पार्टनरशिप फर्म से, और वो किसी भी मेजॉरिटी से नहीं हो सकता। यू कैन नॉट से कि ऑल द पार्टनर्स कैन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ही कैन बी एक्सपेल्ड, ऐसा नहीं हो सकता। यू कैन नॉट से कि मोर देन 50% की मेजॉरिटी होगी, तब नहीं हो सकता। यू कैन नॉट से कि 2/3 की मेजॉरिटी होगी तो निकाल पाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है? इट इज नॉट पॉसिबल विद व्हाट? बाय एनी मेजॉरिटी। द की फ्रेज, द की वर्ड विच यू शुड नोट डाउन इज व्हाट? एनी मेजॉरिटी। आप किसी भी मेजॉरिटी से उसको नहीं निकाल सकते। यू कैन नॉट एक्सपेल देम बाय एनी मेजॉरिटी। ही कैन नॉट बी एक्सपेल्ड। तो फर्स्ट पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर टू यू. So if you want to expel him, then how can you expel? It's very interesting. Please see this line again. Save in the exercise of powers. Save in the exercise of powers. Which powers? Conferred by the contract between the partners. It means what? If the contract itself, if there is a contract, and in that contract, which is executed of course between the partners, in that contract itself, that contract empowers the partners. Yes, you can buy 50% plus majority or 2/3 majority or anything, that is 60%, 70%, 80%, 90% या consent of all, unanimity कह सकते हैं उसको, कि you can expel. तो only in that case you can expel him. So expulsion can be there. Expulsion is not ruled out. ये भी बात गलत है कि expel किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकता। जनरल बात क्या है कि in the absence of the contract, आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप उसको एक्सपेल नहीं कर सकते हैं। आप उसको एक्सपेल तभी कर सकते हैं when there is a contract and उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी को टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूं। ये देखिए, आप ये गो टू द बोर्ड। दिस इज A, B, C, D. These are the partners and D is in a habit of not doing anything, not cooperating कह लेते हैं इसको।
he is not cooperating and now they want to expel him. They want to expel him. Fine. तो ये कैसे कर सकते हैं? क्या इनके पास कोई रीजन है ऐसा करने का? कुछ भी रीजन हो क्या उसको एक्सपेल कर सकते हैं? दे कैन नॉट डू सो. वाई? बिकॉज पार्टनरशिप डीड में नथिंग इज मेंशन टू एक्सपेल एनी पार्टनर. अगर आपको करना है, यू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म एंड देन यू फॉर्म ए न्यू पार्टनरशिप फर्म. दैट इज इन योर राइट, बट यू कैन नॉट से यू विल बी आउस्टेड. क्या क्या हो सकता है? he can be asked to compensate, to indemnify the firm for his misdeeds. इसकी वजह से जो लॉस हो रहा है वो तो आप इससे कह सकते हो कि उसको कंपनसेट करेगा फर्म को. अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सपेल हिम. एक ही चीज आपको बचा सकती है और वो है कॉन्ट्रैक्ट. देयर शुड बी ए कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू विच how a partner can be expelled. It should be mentioned. So this contract itself confer powers upon the partners. You see this contract should confer powers upon the partners. For what? To expel the any other partner. उसी उसमें लिखा होगा. अब इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था, जो मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सपोज देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट सेज दैट 2/3 मेजॉरिटी से एनी पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड. कि 2/3 लोग मिलकर के या 90% लोग मिलकर के या कुछ भी कहिए कि देयर इज ए प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर. किसी भी पार्टनर को एक्सपेल करने का प्रोविजन है इसमें. सपोज देयर इज ए पार्टनरशिप ऑफ दीज 17 पर्सन्स. Fine, who are taking class at present, 17, whatever the number is there, है ना. आप लोगों की मेजोरिटी इसमें ये हो कि मोर देन 10 अगर ये चाहें तो किसी भी एक पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हैं. तो इज इट सफिशिएंट? नो. कॉन्ट्रेक्चुअल पावर्स भी सफिशिएंट नहीं है. एक बहुत बड़ी बात है जो ये है, इसको प्लीज डोंट फॉरगेट दिस वर्ड, इसलिए मैंने आपको अलग से लिखा है इसमें, इन गुड फेथ. even if the contract is giving you power to expel someone, this power should be exercised in good faith. If you are not exercising the power, if you are not exercising that power which is given to you by the contract in good faith, then you cannot expel any partner. And if you try, that process will be declared to be void. वो भी void हो जाएगा. तो ये है महिमा गुड फेथ की. सेक्शन 33 में गुड फेथ का जो शब्द है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मीनिंग दे बाई व्हाट? सपोज कीजिए अरशान को आपने नोटिस दे दिया कि यू आर बीइंग एक्सपेल्ड, तो वेदर ही कैन चैलेंज और नॉट? यस, ही कैन चैलेंज इट. वो गया कि दिस नोटिस इज void, शुड बी डिक्लेयर्ड टू बी void. आपने कहा कि नहीं सर, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था. There was a contract between the partners and Arshan is also a partner, meaning thereby Arshan is also the party to the contract, and that contract gives powers to the partners that they can expel any partner with 2/3 majority. तो वी आर एक्सरसाइजिंग दैट. ये भी हो सकता था कि मुझे निकाल देते, ये तो 2/3 की मेजॉरिटी डिसाइड करेगी. अब अरशान क्या करेगा? अरशान कैन से लाइक दिस कि यस देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट, वी हैव डिसाइडेड टू एक्सपेल समवन, बट अगेन सेक्शन 33 सेज दैट पावर विच अराइजेस आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. देखो इसको ऐसे पिक्चराइज कर सकते हैं हम लोग कि ये हुआ, दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट. प्लैंक है ये कॉन्ट्रैक्ट का. दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट. फ्रॉम हेयर ए पावर इज इमर्जिंग, पावर टू एक्सपेल. ठीक, बट अगेन ये है प्लैंक एक्ट का.
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसने कहा नहीं बेटा, यहां पर इन्होंने शब्द लिख दिया गुड फेथ, कि दिस पावर टू एक्सपेल्ड विल ऑलवेज बी सब्जेक्टेड टू द एक्सरसाइज इन गुड फेथ। इट विल कंट्रोल योर पावर, कंट्रोल करेगा गुड फेथ। तो ये गुड फेथ शब्द है, इट कंट्रोल्स द पावर ऑफ पार्टनर्स। कौन सी पावर? पावर टू एक्सपेल। कहां से निकली? कॉन्ट्रैक्ट से हुई थी, डिसाइड किया था। तो बेटा तुमने डिसाइड किया होगा, लेकिन आप गुड फेथ में नहीं, गुड फेथ की जो क्लॉज है उसको नहीं भूल सकते हैं, और इसीलिए आपकी नजर इनायत है ये केस लॉ। इसमें देखिए ये क्या है, बेसेट वर्सेस डेनियल का केस है। बहुत मतलब इस पॉइंट पे बहुत अच्छा केस है ये। देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2/3 और मोर ऑफ द पार्टनर्स 2/3 or more of the partners were empowered to expel a partner by a notice. So there is a contract, there is an agreement. According to that agreement, if 2/3 of the members or partners, if so wish, they can expel, they can serve a notice of expulsion to the concerned partner. जिस व्यक्ति को निकालना चाहते हैं उस व्यक्ति को नोटिस दे सकते हैं कि भाई साहब अब जाइए, आपको इस पार्टनरशिप फर्म से निकाला जा सकता है, निकाला जा रहा है, और ये इसीलिए आपको सूचना दी जा रही है। आपको जो कहना कह सकते हैं आप एक बार अपनी बात। तो इसमें देखो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट ने पावर दी, कितनी मेजोरिटी रखी? 2/3 की मेजोरिटी थी। तो यहाँ पर आपको पावर मिल गई, एक्सरसाइज ऑफ द पावर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। आगे क्या हुआ? विदाउट असाइनिंग एनी रीजन फॉर द सेम। ये भी कहा गया उसमें, ये भी कही गई बात कि आपको रीजन बताना भी जरूरी नहीं होगा, आपको रीजन बताना जरूरी नहीं होगा। सिर्फ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? मिनिमम 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर 2/3 मेजोरिटी डिसाइड करेगी तो किसी भी पार्टनर को निकाला जा सकता है, और यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि कारण क्या है। सही है साहब? क्या हुआ इसमें? Two by third of the partners signed and served a notice of expulsion on one of them. जिसका डर था वही हुआ। 2/3 लोगों ने, 2/3 मेजोरिटी ने, यानी कि जो रिक्वायर्ड थी उन लोगों ने उसको साइन किया और सर्व कर दिया। इट वॉज फाउंड दैट द रियल रीजन for such a notice of expulsion was not to protect any commercial interest of the firm. हाँ साहब, तो अब ये नोटिस निकाल दिया गया, नोटिस दे दिया गया कि अरशान भाई साहब को आउट करना है, एंड दैट नोटिस वाज चैलेंज इन द कोर्ट एंड इट वाज रिवील्ड कि मुझे क्यों हटाया जा रहा है। ये ध्यान रखना। देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, इस लाइन को दोबारा पढ़ लीजिए आप लोग, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, उसने क्या कहा? 2/3 मिनिमम एंड इवन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन फॉर द सेम इट कैन बी डन। अब यहां पर जो बात चली, अब हम लोग रीजन में घुस रहे हैं इसके अंदर। भले ही कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी कहा हो कि इट वाज फाउंड दैट रियल रीजन वाज नॉट टू प्रोटेक्ट एनी कॉमर्शियल इंटरेस्ट, कि जो निकाला जा रहा है उसको, वो किसी कॉमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं निकाला जा रहा। क्यों? क्योंकि पिताजी नाराज हो गए हैं। He was so partner sought to be expelled. जिस पार्टनर को निकाला जाना था, क्या किया था उसने? Had opposed to the appointment of a co-partner son as co-manager with his father. उसमें एक पार्टनर है, यानी कि जो को पार्टनर है, उस को पार्टनर ने क्या कहा था कि मेरे बेटे को आप को मैनेजर बना दीजिए, मेरे साथ वो हम बाप बेटे मैनेजर का पद संभालेंगे, काम करेंगे। और इस पार्टनर ने उसको मना किया था। he opposed for the appointment of a co-partner son as co-manager with his father. सही है? तो जैसे ये मान लीजिए कि ABCD एंड ब्ला 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 9 लोग हैं इसमें, और इसमें जो F है, F इसने कहा कि मेरा बेटा है S, इसको भी आप मेरे साथ को मैनेजर बना दो, बट
ये जो ए है ही अपोज्ड फॉर दिस। तो फादर ने क्या करा, 9 में से 6 लोगों को एग्री करा लिया, 6/9 यानी कि 2/3 कि भाई इसी को निकालो, ए शुड बी एक्सपेल्ड नाउ। तो नाउ ही हैज चैलेंज दैट नोटिस इन द कोर्ट कि ए शुड बी, कि आई शुड नॉट बी एक्सपेल्ड। अब ये क्या कहेंगे कि देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट कि 2/3 2/3 लोग उसको निकाल सकते हैं। ए ने कहा कि रीजंस पे जाओ, इन्होंने कहा कि रीजंस पे जा नहीं सकते हैं। विदाउट असाइनिंग एनी रीजन हम कर सकते थे। एक्सपल्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है, केवल 2/3 है। तो ये है आपस पे कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स। जिस व्यक्ति को निकाला जा रहा है वो कह रहा है कि यू कैन नॉट एक्सपेल मी, जो पार्टनर्स उसको निकाल रहे हैं वो कह रहे हैं कि वी आर एक्सरसाइजिंग आवर पावर्स विच आर कन्फर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें यही बात लिखी थी कि हमें रिक्वायरमेंट है केवल 2/3 मेजोरिटी की, और बिना कोई रीजन, आप रीजन में जा ही नहीं सकते। आपको केवल ये देखना कितने मेंबर्स आपको निकालना चाहते हैं, और दैट नंबर इज विद अस। कोर्ट ने कहा नहीं, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 33 को हमें एक कन्फर्मिटी में पढ़ना पड़ेगा, पूरे होलिस्टिक वे में पढ़ना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 33 यू सी अगेन प्लीज। 2/3 लोग तो इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन ये देखो ये क्या है। You will have to exercise this power. You will have to exercise the power in good faith. You cannot arbitrarily exercise that power to expel anyone. And that is what here in that case, what happened in that case, it was held that notice of expulsion was void because it was not he was not being expelled in good faith. Although the power was conferred by the contract, but because the same was not being exercised in good faith, therefore notice of expulsion was itself void. तो I believe अब आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। This is 33 clause 1 and 1 case law on the point of good faith. तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गुड फेथ पर कोई भी स्मार्ट एग्जामिनर गुड फेथ पर इस लॉ पॉइंट पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना सकते हैं। कम ऑन, हाँ है ना, क्वेश्चंस आर इनवाइटेड नाउ। आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ देखिए, सो वी हैव सीन हाउ ही कैन बी एक्सपेल्ड, ये समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ हमने पहले क्या देखा था, रिटायरमेंट पे देखा था हम लोगों ने कि अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है तो उसके राइट्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमने राइट्स एंड ड्यूटीज को डिस्कस किया था उसको कि व्हाट विल बी हिज लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स डन बिफोर हिज रिटायरमेंट, ये किया था हम लोगों ने। एंड व्हाट विल बी द आफ्टर, उसमें रिक्वायरमेंट आई थी आफ्टर के लिए पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, और जो पहले की लायबिलिटीज हैं उनके लिए उसको एग्रीमेंट कर सकता है वहां से, अदरवाइज ही विल बी लायबल। ध्यान है आप लोगों को, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, मैं दिखाता हूं आप लोगों को 32 में, क्लॉज 32 में हम लोगों ने कल क्विक 32 का रेफरेंस देना जरूरी है यहाँ पे थोड़ा सा। 32 में हमने ये पढ़ा था, ए रिटायरिंग पार्टनर may be discharged from any liability to any third party for the acts done before his retirement. कैसे? with the agreement made by him with the partners of the reconstituted firm and the third party. एक पार्टी वो खुद, थर्ड पार्टी और जो है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के पार्टनर्स, इन 3 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, उससे वो इस लायबिलिटी से बच सकता है। कौन सी लायबिलिटी है ये? लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी है। आई बिलीव आपको याद आया होगा, फाइन। एंड ये भी कहा था कि सच एग्रीमेंट में बी इम्प्लाइड, ये बात भी हुई थी। एंड रिगार्डिंग द अदर्स, उसको क्या देना पड़ेगा कि अदरवाइज उसको जो आफ्टर रिटायरमेंट के लिए हिज लायबिलिटी कंटिन्यूज अंटिल पब्लिक नोटिस एंड दैट पब्लिक नोटिस कैन बी गिवन बाय एनीवन, या तो रिटायर्ड पार्टनर दे सकते हैं और एनी पार्टनर ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म दे सकती है।
तो आई क्विकली रेड इट फॉर यू बिकॉज ये मैंने बहुत लेंथ में पढ़ा चुका कल को मैं, क्योंकि इसकी यूज है अब यहाँ पर ये। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जब हमने 32 पढ़ा था तब ये पढ़ी थी बातें सारी कि अगर रिटायरिंग पार्टनर को अपनी लायबिलिटी से बचना है आफ्टर हिज रिटायरमेंट, देन ही विल हैव टू सर्व ए पब्लिक नोटिस। या ये पब्लिक नोटिस कौन कौन सर्व कर सकता है? खुद वो भी कर सकता है, रिटायरिंग पार्टनर भी कर सकता है, या जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो भी कर सकते हैं, उसको रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के पार्टनर्स भी कर सकते हैं। और अगर प्रीवियस लायबिलिटी से बचना है तो उसको फिर थर्ड पार्टी के साथ और एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ये बात थी। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट अबाउट द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर हु इज टू बी एक्सपेल्ड, जिसको आप निकाल रहे हो, जिसको पार्टनरशिप फर्म से बेइज्जत करके निकाला जा रहा है, अब उसकी लायबिलिटी क्या होगी? लायबिलिटी कहां पर होगी? दो ही बातें हैं, प्रीवियस लायबिलिटी और लायबिलिटी आफ्टर हिज एक्सपल्शन। तो दोनों ही लायबिलिटी के लिए नियम क्या है? भाई रिटायरिंग में तो आप वॉलंटरी हो, आप खुद इज्जत के साथ जाना चाह रहे हैं कि भाई साहब मुझे माफ करो, मैं जाना चाहता हूं, मुझे छोड़ दो अब। और यहां पे कैसे, यहां पे कह रहा है निकल यहां से, यू आर बीइंग एक्सपेल्ड। तो लायबिलिटीज में क्या होगा? प्लीज सी द 33 क्लॉज 2। 33 बहुत मुश्किल है आपके लिए, शायद समझ में आए या नहीं आए। वैशाली शायद तुम्हारे समझ में तो आएगा ही नहीं, देखो फिर भी। प्रोविजन ऑफ सबसेक्शंस ऑफ 2, 3, 4, 32 shall apply to an expelled partner as if he were a retired partner simply। बात समझ में आई? इसमें कुछ नहीं करना है, आपका होमवर्क बहुत कम हो गया है। अगर आपने 32 के 2, 3, 4 को याद, मैंने क्विकली पढ़ा भी था, अभी समझाया भी था, कल बहुत डिटेल में समझाया था। सेम रूल्स विल बी अप्लाइड इन केस ऑफ एक्सपेल्ड पार्टनर एज इन केस ऑफ रिटायर्ड पार्टनर। इट मीन्स व्हाट? वही पब्लिक नोटिस देना होगा, दोनों ही दे सकते हैं, एक्सपेल्ड पार्टनर भी दे सकता है या रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के पार्टनर्स उस नोटिस को दे सकते हैं। और अगर प्रीवियस जिम्मेदारी से बचना है तो देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन 3 पार्टीज, एक्सपेल्ड पार्टनर, थर्ड पार्टी एंड द पार्टनर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो सेम रूल्स विल बी एप्लीकेबल हेयर एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू गो इनटू डिटेल अगेन फॉर दैट पर्पजेस। तो वैशाली समझ में आया मैं क्यों कह रहा हूं? आपको मजाक कर रहा था मैं, ठीक है? कर लेंगे आप लोग एवरीवन? एक सेकंड दीजिए मुझे। Where a partner in a firm is adjudicated an insolvent, he ceases to be a partner। He ceases to be a partner क्या मतलब हुआ? ये हुआ एडजुडिकेशन एज इंसॉल्वेंट हुआ, तुरंत रिजल्ट मिलेगा आपको। ये हुआ तुरंत रिजल्ट, ये हुआ तुरंत रिजल्ट। समझ में आ रही आपको बात? यहां पर आपको ये नहीं कहा जाएगा वैशाली मैडम एक पार्टनर है, अक्षिता भी पार्टनर है उस फर्म में, अरशान, अभी चौधरी, आप सब लोग पार्टनर हैं उसमें, ठीक है? और पता चला अरे सुना है वैशाली को इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट कर दिया गया है, शी हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट। ओ माय गॉड, सबने सुना, अब तो निकालना होगा, इसको एक्सपेल करो 33 में, उससे को भाई रिटायर हो जाए। कुछ नहीं करना इसमें आप लोगों ने, इसमें सिर्फ जैसे ही ये होगा एडजुडिकेशन होगा एज एन इंसॉल्वेंट, ही सीजेस टू बी ए वेयर ए पार्टनर इज एडजुडिकेटेड एन इंसॉल्वेंट, ही सीजेस टू बी ए पार्टनर। वो पार्टनर रहेगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली ही सीजेस टू बी ए पार्टनर। आपको बात समझ में आ रही है? हाँ ना, बताइए। बहुत छोटी सी बात है। तो अंतर देख रहे हैं यहां पर आप, यहां पर आपको कोई नोटिस नहीं देना, यहां पर आपको कोई गुड फेथ की क्लॉज नहीं है, यहाँ पे रिटायरमेंट वाला तरीका नहीं है, किसी की कंसेंट की जरूरत नहीं है। वैशाली नहीं कि देखो आपके साथ बहुत अच्छा रहा, अब मैं जा रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें रोक कौन रहा है भाई? तुम तो गई, ऑटोमेटिकली गई, यू सीजेस टू बी ए पार्टनर। तो रिटायरमेंट की तरह से आपको कंसेंट ऑफ ऑल नहीं चाहिए, एक्सपेल्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट की पावर नहीं चाहिए। यहां तो जैसे ही आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया तुरंत आपको रिजल्ट मिला, प्लेसमेंट एकदम है।
डिग्री मिली, तुरंत नौकरी मिली, समझे आप, वही वाला हाल है। तो यहाँ डिग्री कौन सी है, एडजुडिकेशन एज इंसॉल्वेंट। जैसे ही वो पत्र मिला कि आज से आप दिवालिया घोषित किए जाते हो, तुरंत आप पार्टनरशिप के पद से भी हट जाओगे, आपको पदमुक्त माना जाएगा कि आप खत्म, यू आर नॉट ए पार्टनर। तो ये ऑटोमेशन पे फोकस है, बार बार ध्यान रखना। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, यू नीड नॉट टू गो इनटू एनी अदर फॉर्मेलिटी, दिस हैपेंस ऑटोमेटिकली एज पर लॉ। दिस इज adjudicated. When he is adjudicated as insolvent, he ceases to be a partner. And कौन सी डेट से, अब यहां पर है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस है कि कौन सी डेट से। प्लीज सी दिस, ऑन द डेट ही ceases to be partner, on the date on which the order of adjudication is made, whether or not the firm is hereby dissolved। भले ही फर्म डिजोल्व हुई हो या नहीं हुई हो, यहां पर तो कोई मर्सी है ही नहीं। और 32 में आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, सेकंड क्लॉज पढ़ता हूं आपके लिए मैं। वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर द फर्म इज नॉट डिजोल्व्ड बाय सो एडजुडिकेशन, the estate of such partner is not liable for any act of the firm done after the date। तो मैंने पूरा पढ़ डाला, अब मैं आपको समझाता हूं है क्या ये मामला। देखिए, पहला पॉइंट तो ये हुआ कि एज सुन एज यू आर एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, वैसे ही आप कहीं उसके पार्टनर नहीं रह जाएंगे। ये वाला तो पहला पॉइंट हुआ डिसाइड याद करने के लिए। सेकंड पॉइंट कौन सा हुआ, सेकंड पॉइंट इज दिस कि फ्रॉम विच डेट, which date shall be your last date, then this is what on the date of adjudication। यहां पर भी कोई पॉइंट नहीं है आपके लिए, बहुत ट्रिकी। अब यहां पर है, ये जो लाइन को ढंग से पढ़िए आप, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना, बार बार पढ़ना। ये उर्दू में है, वेदर और नॉट द फर्म इज हेयर बाई डिजोल्व्ड, इट मीन्स वॉट, व्हेन a partner is declared insolvent, then you will have to see whether firm is hereby dissolved or not। and then मैं आपकी नजर इनायत, आपका जो बेयर एक्ट है उसमें एक धारा है बहुत भयंकर, उसका नंबर है सेक्शन 42 एंड इट सेज व्हाट, इसकी हेडिंग है डिसोल्यूशन। मैं निकाल लूं, एक सेकंड लगेगा। ये है आपका सेक्शन 42, समझे, दिस इज सेक्शन 42 डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, क्या कहता है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स ए फर्म इज डिसॉल्व्ड, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट ए फर्म इज डिसॉल्व्ड D by the adjudication of a partner as insolvent। What is this? Section 42 clause 1, या clause 1 का सीधा D ही है ये, 42D इस तरीके से। What is this? This is one of the mode। क्या कहा है, सेक्शन 42 का मैंडेट है, सेक्शन 42 का मैंडेट है डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, कि अगर ये होगा तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। उसमें एक कंटिजेंसी ये है कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है, उसको दिवालिया घोषित कर दिया है, तो उसका जो असर है, उसका जो इम्पैक्ट है, केवल उसी पर नहीं होगा कि वो तो दिवालिया हो गया, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, समझे। तो अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो उसका इंपैक्ट ये होगा, ए फर्म इज डिसॉल्व्ड, ए फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन व्हाट, ये मैं यहां इसको ऐसे लेके आता हूं, शायद आप साथ पढ़ पाएंगे उसको अच्छे तरीके से। वेट, यू विल गो टू दिस सेक्शन 34, वेदर और नॉट, इस लाइन को आप समझ में आएगा, वेदर और नॉट द फर्म इज हियर बाय डिसॉल्व्ड, इट मींस अगर 42 का इंपैक्ट नहीं है और कोई कॉन्ट्रैक्ट है,
और वो कहता है कि फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही है, सही है। तो फर्म डिसॉल्व हो या ना हो, फर्म डिसॉल्व हो या ना हो महाराज, आप तो जाओगे ही जाओगे, हाँ या ना। सो आपको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि महाराज आपको मिल गया है टीका, उसमें लिखा है कि नाउ अब आप इंसॉल्वेंट हैं, दिवालिया हैं, तो आप तो गए गए। फर्म डिसॉल्व होगी या नहीं होगी ये डिसाइड होगा सेक्शन 42 में। 42 डिसाइड कहता है कि नहीं नहीं फर्म भी डिसॉल्व होगी, लेकिन अगर प्रिकॉशनरी आप लोगों ने पहले कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, कर रखा है, तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। तो वेदर और नॉट द फर्म इज डिसॉल्व, फर्म डिसॉल्व होगी या नहीं होगी इससे फर्क नहीं पड़ता है आपको, आप पार्टनर नहीं रहेंगे बस ये। तो ये इंपैक्ट हुआ इंसॉल्वेंसी का। तो यू सीजेस टू बी पार्टनर, यानी कि नाउ यू आर ए आउट गोइंग पार्टनर, अब आप जा चुके इस उससे। लेट मी नो, ये बात समझ में नहीं आई। अब सेकंड क्वेश्चन आएगा आपका, सेकंड क्वेश्चन विल बी फॉर द लायबिलिटी। लायबिलिटी है नहीं, देखिए, वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, कौन सा है ये, सेक्शन 42 में जिसकी मेंशनिंग है, द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड, जब ये होगा देखो फर्म डिसॉल्व हो गई तो बात ही खत्म हो गई। बात लायबिलिटी का बात ही है जब फर्म कंटिन्यू करे। तो फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड बाय द एडजुडिकेशन ऑफ ए पार्टनर एज इंसॉल्वेंट। ये तब के सिचुएशन में क्या होगा, इट मींस कि बिजनेस इज बीइंग कंटिन्यूड, बिजनेस चलेगा, आप वो चले गए, टाटा बाय हो गई, बट द बिजनेस विल कंटिन्यू। इन दैट केस दिस इज द लीगल पोजीशन एंड यू गो टू द बोर्ड। व्हाट इज दिस, द एस्टेट ऑफ ए पार्टनर, संपदा इस पार्टनर की, इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म, समझे एक बात, एंड द फर्म इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट, दो बातें, डन आफ्टर द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेशन इज मेड। यहां हो गई ना इंसाफी। क्या कह रहे हैं कि जिस दिन के बाद से वो एडजुडिकेट हो गया, तो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी जो अपनी प्रॉपर्टी है दैट विल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। फर्म कुछ भी करे, मेरी संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। तो मैं अगर इंसॉल्वेंट हुआ, मेरे कार्यों का फर्क एज ए फर्म आप पे नहीं पड़ेगा, आपके एक्ट्स का के लिए मैं लायबल नहीं हूंगा, आपका और मेरा संबंध हो गया एकदम खत्म। अब मैंने एक वर्ड नोट किया, ये बहुत नाइंसाफी है। वो नाइंसाफी को पकड़ने के लिए मैं आपको 1 मिनट देता हूं, देखता हूं कौन कुछ चीजें पकड़ता है यहां पर, फटाफट। आई गिव 1 मिनट ओनली, 1 मिनट ओनली। इज देयर एनी डिफरेंस, एनीथिंग स्पेशल यू फाइंड इट? देखते हैं। फर्म इज नॉट लायबल, वो तो साफ साफ लिखा है। नहीं पकड़ पा रहे हैं आप। चलिए साहब मैं समझाता हूं आपको। यहां एक शब्द था, मैं आपको दिखाता हूं, कहां गया वो क्यूट सा वर्ड, पब्लिक नोटिस। कहीं कोई मिसिंग है यहां पर, देखो। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी देयर इज नो नीड ऑफ पब्लिक नोटिस टू अवॉइड द लायबिलिटी। जैसा कि हमने रिटायरिंग में देखा, जैसा कि हमने एक्सपल्शन में देखा कि पब्लिक नोटिस वाज रिक्वायर्ड टू अवॉइड द लायबिलिटीज आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर एक्सपल्शन, बट इंसॉल्वेंसी में तो बेचारा वैसे ही मरा हुआ है वो। यहां पर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी देयर इज नो नीड ऑफ पब्लिक नोटिस टू अवॉइड द लायबिलिटी आफ्टर द इंसॉल्वेंसी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो दिस इज द डिफरेंस in case of retirement and expulsion on the one hand, and the second word in case of insolvency on the other hand. In earlier 2 cases, in the case of retirement, in case of expulsion,
you need to give notice, public notice, section 72. बट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, भैया इंसॉल्वेंसी अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, दुनिया को थोड़ी बताओगे कि मैं दिवालिया हो गया हूं, मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 34 एज वेल फॉर दिस, तो नो नीड ऑफ पब्लिक नोटिस। आई बिलीव कि आपको समझ में आई होगी बात ये। So basically, an insolvent is not allowed to continue as partner, because he ceases to be a partner, है ना। Therefore, therefore a person who is adjudicated insolvent ceases to be a partner on the date on which order of adjudication is made। ये मैं आपको समझा चुका हूं। whether on adjudication of a partner as insolvent, firm is dissolved or not depends upon the contract between the partners। ये 42 में हम लोग देखते हैं, ये मैं आपको समझा चुका। तो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट सेक्शन 34 एक्सपल्शन एंड नो नीड टू गो बियॉन्ड दैट। ठीक है सर। सो दिस इज ऑल अबाउट इंसॉल्वेंसी। कर लिया तो आप रिटायर हो गए, मतलब आप नहीं, एक बंदा रिटायर हो गया, दूसरे को एक्सपेल कर दिया, तीसरे को आप वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब क्या करके मानोगे? अभी भी आपके हाथों को शांति नहीं है, तो आपको जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? लास्ट क्या है, पढ़ो जरा। ये है मौत, ये रही मौत बाय डेथ। तो व्हाट विल बी द, जब डेथ मर जाएगा तो काहे का पार्टनर, सब तो सारी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। ये बिजनेस पार्टनरशिप छोड़ो, जिंदगी की सारी पार्टनरशिप्स कम्स टू एन एंड। सो नाउ प्लीज कम टू, दिस इज व्हाट सेक्शन 35, सेक्शन 35। नजर इनायत फिर करनी पड़ेगी आपको, प्लीज सी सेक्शन 42। सेक्शन 42 कहाँ गए? ये रहे अगेन। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ये रहा आपका। सो प्लीज रीड दिस सेक्शन 42 अगेन पढ़ते हैं। दिस इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट ए फर्म इज डिसॉल्व्ड बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर। अगेन द सेम कॉन्सिक्वेंस इज देयर कि व्हेन ए पार्टनर डाइज, the firm itself comes to an end। this is the general rule, but you can avoid the dissolution by making a contract to the contrary। this is the meaning of subject to the contract। ये वही लॉ एप्लीकेबल होगा जैसे कि इंसॉल्वेंसी पर होता है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, जा रहा हूं, बार बार रिपीट होगा उसके वो। तो सेम कॉन्सिक्वेंस है, सेम कॉन्सिक्वेंस जैसे इंसॉल्वेंसी का है वैसे ही सेम कॉन्सिक्वेंस हुआ डेथ का। इंसॉल्वेंसी का कॉन्सिक्वेंस क्या था कि फर्म विल कम टू एंड, डेथ के केस में फर्म विल कम टू एंड। हाउ यू कैन अवॉइड? इन बोथ केसेस इफ यू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, पहले से आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें मेंशन है कि फर्म विल नॉट बी डिसॉल्व्ड वेदर इट्स ए केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और वेदर इट्स ए केस ऑफ डेथ, देन फर्म विल नॉट बी डिसॉल्व्ड। अब इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए कि डेथ का कॉन्सिक्वेंस फर्म का डिसोल्यूशन होता है अनलेस देयर इज एन कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। यू रीड दिस, where under a contract between the partners the firm is not dissolved by the death of the partner। समझे?
द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड। देखो यहां पर केवल कॉन्सिक्वेंस की बात करेंगे ना, वहां तो बात ही खत्म कर देंगे कि कौन सी डेट से नहीं रहेगा पार्टनर, कोई नोटिस देंगे। मरे के लिए तो कोई कुछ हो नहीं सकता ना। जैसे रिटायरिंग में था कंसेंट ऑफ ऑल, अगर कोई इंसान मर रहा हो तो देखो भाई सब लोग प्लीज मुझे कंसेंट दे दो, मर करके ना मैं मरना चाहता हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। एक्सपल्शन वाला भी नहीं होगा कि जब मर तो ये नोटिस दे रहे हैं हम सब लोग निकाल रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा। इंसॉल्वेंसी में क्या बात ही अलग हो गई। तो जो व्यक्ति मर गया वो तो उसी डेट से बात खत्म हो गई, पार्टनर रहा ही नहीं, वो तो बात खत्म हो गई। सेकंड कॉन्सिक्वेंस क्या था, आपकी फर्म डिसॉल्व हो सकती थी, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही बचा ली। अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है केवल लायबिलिटी का, कि ऐसे केस में लायबिलिटी का पॉइंट क्या होगा। और इसीलिए इसकी जो इसकी जो हेडिंग है 35 की, लायबिलिटी ऑफ एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज पार्टनर, जो मृतक भागीदार है उसकी संपदा की लायबिलिटी की बात करता है 35। इसीलिए 35 की लैंग्वेज में लिखा है कि जब डिसॉल्व नहीं हो रही है तब की बात करें। द एस्टेट ऑफ ए डिसीज्ड पार्टनर इज नॉट लायबल, लायबिलिटी नहीं होगी फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद में जो फर्म के कार्य होंगे उसके लिए कोई लायबिलिटी नहीं होगी। और यहां पर भी कोई पब्लिक नोटिस वाली बात का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। लेकिन डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रीलिम्स में कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग। तो इंसॉल्वेंसी हो या डेथ के केस में कोई पब्लिक नोटिस की नीड नहीं है। वो आपसे से पूछेंगे वेदर देयर इज नीड अंडर सेक्शन 34 35 ऑफ पब्लिक नोटिस और नोट। अब आप घूम जाएंगे कि ये क्या बात हुई, तो सेक्शन के साथ में याद रखना, तो इंसॉल्वेंट हुआ हो या व्यक्ति मर गया हो, इन दोनों ही के केस में आफ्टर इंसॉल्वेंसी या आफ्टर डेथ, estate of the insolvent or estate of the deceased partner is not liable for the acts of the firm। तो लेट मी नो बस ये। और अगर डिसॉल्व हो गई तो बात ही खत्म हो गई। तो बहुत छोटा सेक्शन था, 35 इज ओवर, क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। So in this case we have dealt all these cases of this। A partner may cease to be a partner in following ways: by retirement, by expulsion, by insolvency and by death। ये हम सब लोग पढ़ चुके हैं 35, 34, 33, 32 और 31 में क्या था, इनकमिंग था। वी हैव रेड दिस। नाउ इसके बाद के सेक्शंस हैं उनको एक बार पढ़ लेते हैं, वो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल। Please see this section 36, right of the outgoing partner to carry on competing business। this is very important for your prelims। prelims में क्वेश्चन यहां से आएगा, which section deals with the right of the outgoing partner to carry on competing business। यहां से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। पढ़ता हूं उस लाइन आपके लिए, देखिए क्या है। An outgoing partner may carry on a business, very important, competing with that of the firm, number one, and he may advertise the such business, number two, he can carry on the business, he can what, advertise such business as well। what is this? So whether a partner who is now outgoing partner, you were the partner, you took the retirement, आपने रिटायरमेंट ले लिया, या you were expelled from the this, ये भी सिचुएशन हो सकती है। अब इंसॉल्वेंसी की बात खत्म कर दी, हालांकि वो भी आउटगोइंग पार्टनर है। तो बेसिकली यू आर द आउटगोइंग पार्टनर, इट मींस यू आर नो मोर द पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। आप उस पार्टनरशिप फर्म के आप पार्ट नहीं हैं। सपोज कीजिए एक फर्म थी, उसका नाम रखा गया था बंगाल स्वीट्स, इसमें ए बी सी डी एंड सौरभ बोस भी थे इसमें पार्टनर। नाउ सौरभ बोस इज द आउटगोइंग पार्टनर, सौरभ बोस इज द आउटगोइंग पार्टनर, ठीक, सौरभ बोस इज द आउटगोइंग पार्टनर, गॉट इट। नाउ वेदर ही कैन, अब सौरभ बोस को जो बंगाल स्वीट्स के जो मेन डिश थी रसगुल्ला, उसी में महारत हासिल है सौरभ बोस को। अब ये कह रहे हैं सौरभ बोस भाई साहब कि मैं तो
क्या ये रसोगुल्ला का ही, समझे, स्टॉल लगवाऊंगा। सो वेदर ही इज परमिटेड और नॉट, और मैं इसके एडवर्टाइज भी करूंगा कि नाउ बंगाल रसगुल्लो अवेलेबल एट दिस प्लेटफॉर्म, और यहीं पे खोलूंगा तुम्हारे सामने। तो वेदर ही हैज राइट और नॉट फॉर दैट, एंड दिस द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल, एंड दिस कैन बी क्वेश्चन फॉर मेंस एज वेल। How, in what are the ways in which a partner can cease to be a partner, and what are the rights of the outgoing partner? ये बन गया का मेंस का क्वेश्चन, और यहीं से ट्रिकी क्वेश्चन प्रीलिम्स का ही बनता है। इसको अच्छी तरह समझना क्या है ये। देखिए, सो दिस इज द राइट, यस ही कैन, एन आउटगोइंग पार्टनर मे कैरी ऑन ए बिजनेस कॉम्पिटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, रसोगुल्ला का स्टॉल लग सकता है, समझे। सौरभ बॉस तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, रसगुल्ला बेचो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि दिस राइट हैज बीन गिवन टू यू बाय सेक्शन 36। सो यू कैन कैरी ऑन द बिजनेस कॉम्पिटिंग विद द फर्म, यानी कि सेम बिजनेस आप चला सकते हैं। एक तो राइट आपको ये मिला, और दूसरा राइट क्या मिला, सी द बोर्ड, you can advertise your Rasagulla sweets, may advertise such business as well, no problem in this. The first right to carry on the business, second right to advertise such business. तो बताइए कहां पर किसको प्रॉब्लम है? मजा आया, स्वाद आया रसगुल्ला का, है ना। उसके बाद भी रहे तो कल डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू सौरभ। सौरभ, ये तो तुम दिमाग से निकाल दो, सौरभ क्या कोई भी, कि आप जज नहीं बनेंगे। इफ यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मी और इन ऑल माय वीडियोस, यू आर गोइंग टू बिकम जज। ये तो भूल जाओ, बिल्कुल कोई तूफानी ताकत ऐसे आ जाए, डिवाइन फोर्सेस लग जाए पीछे, बिल्कुल ऐसा हो जाए कि कुछ जैसे कोरोना टाइप कुछ आ गया इस तरीके से, तब तो देखो एक्ट ऑफ गॉड आ गया, तब तो मैं कहता नहीं। अदरवाइज आपके लक, सितारे, मंगल, बुध, इन सभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। सिर्फ आप लोगों को मेहनत करनी है, और मुझे वहीं पर लगती है कमी। अब हमने आपको मोटिवेट करने के लिए सुपर 30 कोर्स चलाया है, एंड आई बिलीव यू ऑल विल पार्टिसिपेट इन दैट। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप उसमें लगिए। अब ये मत देखिए कि कौन सी क्लास में कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ये रह गया वो सारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। जितना मैंने करा दिया, जो जो मैं करा रहा हूं उसको फॉलो कीजिए, यू विल बी गारंटेड जज। एंड देखो अभी चौधरी की हालांकि पर्सनल बात है, शी शेयर विद मी, शी लेफ्ट हर जॉब। अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, आई फील यू विल नॉट माइंड इट, क्योंकि शायद दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा इससे। उस लड़की ने अपनी प्रोफेसर की जॉब को छोड़ दिया कि नाउ शी वांट टू कंसंट्रेट ओवर दिस, ठीक। पहले बहुत पहले से हमारी क्लासेस में है, उसके बाद में उनको लगा टाइम नहीं मिल पा रहा, तो शी लेफ्ट द जॉब। तो दिस शुड बी द मोटिवेशन फॉर यू। नंबर 1, त्याग करने की भावना होनी चाहिए अगर आपके पास बड़ा टारगेट है। नंबर 2, एटलीस्ट शी फाउंड द इंटरेस्ट इन विधि क्लासेस, जो उसको अंदर से वो कॉन्फिडेंस है कि यस इट कैन बी डन। दोनों बातें बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। तो सौरभ, रसगुल्ला का मैं इंतजार करूंगा। ये बात है कितनी जल्दी मिलते हैं रसगुल्ले खाने के लिए, मेरे फेवरेट हैं, गरम गरम होने चाहिए बस। चलिए साहब, गुलाब जामुन कहते हैं इसको। तो ये बात 2 राइट मिल गए आपको। अगली बात करते हैं, फिर रसगुल्ला पे ध्यान रहेगा। सब्जेक्ट टू दिस, ये है खास बात आपकी। सौरभ बॉस रुक जाइए यहीं पर ही, रसगुल्ला ऐसे नहीं बेच पाएंगे, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्या है, बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्ररी, बट ही मे नॉट। प्लीज सी दिस वेरी ट्रिकी लाइन, वेरी वेरी इंटेलिजेंट ड्राफ्टिंग एंड वेरी टेक्निकल। बट ही मे नॉट, ऐसे पढ़ो, बट ही मे नॉट, क्या वो क्या क्या नहीं कर सकता, यूज द फर्म नेम। एक बात, आप बंगाल स्वीट्स नाम नहीं रख पाएंगे, ठीक। यू कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। एंड थर्ड, यू मे नॉट सॉलिसिट द, क्या है, शायद शब्द गलत हो गया है, एक मिनट, सॉलिसिट द, ओके वही है, कस्टम ऑफ पर्संस,
solicit the custom of persons who were dealing with the firm before he ceased to be partner. तो आप तीन काम नहीं कर पाएंगे. क्या काम नहीं कर पाएंगे? नंबर ए, नंबर बी एंड नंबर सी आप ये नहीं कर पाएंगे. अब इनको मैं समझा देता हूं. बट ही मे नोट, इतनी लाइन को समझते हैं. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस. बंगाल रसगुल्ला बेचो, नो प्रॉब्लम. यू मे एडवर्टाइज इट, जबरदस्त करो, यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम. बट व्हाट यू कैन नॉट यूज द फर्म नेम. आप फर्म नेम का इस्तेमाल नहीं कर सकते. इट मींस यू कैन नॉट से दिस इज बंगाल स्वीट्स नाउ. तो फर्म नेम आपके लिए ऑब्जेक्शन है यहां पर. तो ये सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस हैं. यू हैव 2 राइट्स सब्जेक्ट टू 3 रेस्ट्रिक्शंस. एंड अगेन फिर घूम जाइए और ये देखो लाइन पढ़िए. ये है अगेन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी. अगर जाते हुए स्मार्ट सौरभ बोस ने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं भी वही फर्म का नाम यूज कर सकता हूं, वैसा कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी कर लिया, देन यू कैन डू. यू आर restricted to use the firm name, but you can do so if there is a contract to the contrary. Please read it carefully again. 1 minute for you. देख लीजिए इस तरीके से. See, इसको ध्यान से पढ़िएगा. An outgoing partner may carry on a business competing with that of the firm and he may advertise such business. Please see, यहां पर क्या मिल रहा है आपको? यहां मिल रहे हैं आपको राइट्स. राइट नंबर 1 to carry on business, right number 2 to advertise the same. But जरा ध्यान से देखो विद्वानों कि दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू दी एनी कॉन्ट्रैक्ट. यहां पर कोई ऐसी लाइन नहीं मिली है जो कहती है कि दिस राइट इज सब्जेक्ट टू एनी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि नो वन कैन टेक अवे दिस राइट, यू कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट. यानी आप नहीं करोगे. यहां पर यहीं तक की बात कर रहे हैं हम. तो आउटगोइंग पार्टनर हैज ए राइट टू कैरी ऑन बिजनेस. और बिजनेस भी कैसा नहीं, सेम बिजनेस, कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हैं. बिजनेस देखो लाइन समझ लेना इसको. इस लाइन का मतलब क्या है? बिजनेस कॉम्पिटिंग विद दैट ऑफ द फर्म. वैसे तो सौरभ बोस के पास 1000 चीजों के रास्ते बिजनेस करने के लिए, लेकिन यहां पे स्पेसिफिकली कहा है कि यू कैन कैरी ऑन द कॉम्पिटिंग बिजनेस, यू कैन एडवर्टाइज. अब यहां पर जब आपकी बात आई कि व्हाट आर द डिसेबिलिटीज, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस, तो रेस्ट्रिक्शंस को मैं 3 रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन उन तीनों रेस्ट्रिक्शंस को भी रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए एक बार समझाता हूं. 2000 सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी. इट मींस ये रेस्ट्रिक्शंस भी दफन कर दी जा सकती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा. आपने कॉन्ट्रैक्ट में कही है कि मैं कोई रेस्ट्रिक्शन मुझ पर अप्लाई नहीं होगी, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड. तो कौन कौन सी कॉन्ट्रैक्ट्स है, कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन है, समझ लीजिए. बहुत सिंपल से है, कोई टेक्निकल तो कुछ नहीं इसमें. आप फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते हैं. आप अपने आप को ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं कि आप ही बिजनेस अभी भी चला रहे हैं. यू कैन नॉट मिसलीड द पब्लिक. आप पब्लिक को मिसलीड नहीं कर सकते हैं. आप जाके नहीं कह सकते हैं घर घर जाकर के, है ना, उन लोगों के साथ घर घर जाकर के दिवाली पे चले गए, हाँ जी आइए बॉस साहब आइए. अब उनको ये नहीं कह सकते हैं कि सर बंगाल स्वीट्स का तो बहुत ध्यान रखना आप जनाब, मैंने भी छोटा सा काम किया, प्लीज वहां पर आइए. यू कैन नॉट डू दैट. आपको वो छूट नहीं मिल रही है आपको. तो 3 बातें हैं. आप खुद को अभी भी पार्टनर के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ये मिसलीडिंग होगा. आप जो ओल्ड कस्टमर हैं उनको सॉलिसिट नहीं करेंगे, आप फर्म का नाम यूज नहीं करेंगे. बहुत कॉमन सेंस की बात है. लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं एक ही परिस्थिति में जब आपने इस संदर्भ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो. तो आई बिलीव आपको इस समझ में आ गया होगा. कम ऑन, हाँ है ना, बताइए. दिस वॉज 36 क्लॉज 1. अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पर. एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड. एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड. एंड वन मिनट प्लीज. सेक्शन 11 को भी ध्यान में रखना.
वहां से भूल कंफ्यूज मत होना इसमें, बस कभी भी उसका रेफरेंस दे रहा हूं केवल ये। चलिए क्या कहती है 36 क्लॉज 2, ए पार्टनर मे मेक एन एग्रीमेंट विद हिज पार्टनर्स that on ceasing to be a partner he will not carry on a business similar to that of the firm। एक बात ये, and he may make an agreement he will not carry on a business or similar to that of the firm within a specified period or within a specified local limits। अब यहां पर बात समझिए, इसमें यहां पर आपको सेक्शन 27 का ध्यान रखना चाहिए। सेक्शन 27 का, सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, Indian Contract Act, what it says this, बस ये, and notwithstanding anything contained in section 27 ICA such agreement shall be valid if the restrictions imposed are reasonable। very important, यहां ध्यान रख लीजिए बस ये। अब मैं समझाता हूं इसको क्या है। देखिए बहुत छोटी सी बात है ना, कि सेक्शन 27 को पढ़ते हैं पहले कि वो इन्होंने लाइन क्यों लिखी, पहले इसको समझते हैं। सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेज व्हाट, कि इफ देयर इज एनी एग्रीमेंट, इफ देयर इज एग्रीमेंट एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, तो दैट शैल बी वॉइड, वो वॉइड होगा। सेक्शन 27 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज व्हाट, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, कोई एग्रीमेंट ऐसा है विच रेस्ट्रिक्ट्स यू कि आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो मींस यू आर बीइंग रेस्ट्रिक्टेड टू कैरी ऑन ए पर्टिकुलर बिजनेस, दैट एग्रीमेंट विल बी वॉइड। एंड हियर इज एन एक्सेप्शन, हियर दिस इज एन एक्सेप्शन। जब सेक्शन 27 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मेंस का क्वेश्चन आप करते हैं और तब उसके एक्सेप्शन में आपको उसको लिखना पड़ता है। 36 को भी ध्यान रखना कि क्या कि 36 ने तो 27 ने तो कह दिया कैसे, फॉर एग्जांपल कि सौरभ बोस और जो बंगाल स्वीट्स के पार्टनर हैं, अगर हम केवल 27 को देखें, बंगाल स्वीट्स ने एक एग्रीमेंट किया, बंगाल स्वीट्स ने एक एग्रीमेंट किया सौरभ बोस के साथ, बंगाल स्वीट्स वर्सेस सौरभ बोस, प्लीज सी द बोर्ड। हाँ, they agreed into a contract with each other that he will not carry on business of same nature। बात खत्म। now Saurabh Bose is being restricted, now Saurabh Bose is being restricted to carry on the business and therefore he can take the benefit of section 27 कि this agreement is a big zero, it is void as per 27, so this is not enforceable। इसी बात को for the protection of the interest of the firm section 36 में ये exception निकाला गया है, और इसलिए उन्होंने लाइन लिखी है क्या, this is the line, this is notwithstanding anything contained in section 27, यानी कि भले ही आप इसको void कर दे, 27 void करता हो, such agreement shall be valid, such agreement shall be valid। कैसा एग्रीमेंट वैलिड होगा, दस ये वाला एग्रीमेंट, that he will not carry on any business, वो बिजनेस नहीं करेगा similar to that of the firm। अगर ये उसने करा, ये जो एग्रीमेंट है, this agreement is in restraint of trade as per 27 it should be void, but as per 7 section 36 clause 2 it is valid। समझे, हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। लेकिन खास बात क्या है, अगर ये कह रहा है कि विद इन स्पेसिफाइड पीरियड नहीं कर रहा हूं मैं और विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स नहीं कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। तो पार्टनर्स कैन एग्री विद दिस इज, देखो कौन से पार्टनर के बीच में ये, ए पार्टनर
कैन मेक एन एग्रीमेंट विद हिज पार्टनर्स। कब? दैट ओन सीजिंग टू बी पार्टनर, जब वो पार्टनर नहीं रहेगा। तो इसको तो सीजिंग में क्या है, वो रिटायरमेंट ले, चाहे वो एक्सपेल हुआ हो, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट तो कभी अपना बिजनेस ट्राई कर ही सकता है वो, तो वो ये एग्रीमेंट कर सकता है, यानी कि ही कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। आउटगोइंग पार्टनर कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू कैरी ऑन द सिमिलर बिजनेस। अब इस बात को टोटलिटी में समझ लीजिए अच्छी तरीके से, वैसा भी है तो अब शायद यहां से कंफ्यूजन अगर होगा तो हट जाएगा। पहली बात, यू आर बीइंग गिवन राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस, कॉम्पिटिंग नेचर का भी और एडवर्टाइज करने का भी, ठीक। लेकिन आप फर्म का नाम यूज नहीं करेंगे, कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करेंगे, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे खुद को पार्टनर ग्रुप में। लेकिन साथ ही साथ आपको राइट दे दिए गए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप चाहें और आपके जो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो चाहें, तो उनके बीच में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि देखो आप कोई कॉम्पिटिंग बिजनेस में नहीं जाएंगे, आप सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने करा कि ठीक है जनाब मैं मानता हूं मैं सिमिलर बिजनेस नहीं करूंगा, इट विल नॉट बी हिट बाय सेक्शन 27। सेक्शन 27 के अंतर्गत वो वॉइड नहीं हो जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है, वो लास्ट शर्त सिर्फ इतनी है, if the restrictions imposed are reasonable। बस जो restrictions लगाई गई हैं तो कल करेंगे ये, ठीक है। अब इसमें क्योंकि पर अब इसमें ओहो पड़ गई है, अब कल करेंगे, ठीक है। बाय बाय, तैयारी कीजिए कल की। तो कर लिया आपने पूरी क्लास। अगर आप वाकई में सीरियस हैं, मेरे इतने जगाने पर आप जरूर जागेंगे और याद करने बैठ जाएंगे। देखिए आपके, मैं बहुत कठोर होकर कह रहा हूँ, ज़िंदगी में आपके घर वाले भी काम नहीं आएंगे। आपकी एजुकेशन, आपका कैरियर और आपकी हेल्थ, यही आपको एक रेस्पेक्टफुल जीवन टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ, आखिरी श्वास तक आपको एक जो रिस्पेक्टेबल लाइफ है वो आपकी हेल्थ देगी और आपका ज्ञान देगा, आपका कैरियर देगा। कोई काम नहीं आएगा कितना ही कोई प्यार करने वाला हो। तो सारे झगड़े छोड़ करके पहले अपने इस पॉइंट पर फोकस करो, अपने को स्टेबल करो और फिर जा करके कुछ और सोचना। अगर अभी तक याद नहीं करे तो चुपचाप बैठ करके याद करो बस, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो जाइए फिर ये। अरे हाँ, दूसरी बात, मैं हर बार कह रहा हूँ आपको कि आपको vidhijudical.com वेबसाइट और विधि जुडिशल एकेडमी का ऐप, इसको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। बस वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, वहाँ आपको छोटे छोटे कोर्सेज मिलेंगे जो आपके लेवल को और एक प्रो लेवल पर ले जाएंगे आपको, उनको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।